आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। ये स्टूडेंट्स है तो हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय। हमारा हिंदी में सबसे पहले गद्यांश आता है, हमें उसको पढ़ना पड़ता है। हमारा गद्यांश है कि तिरुवल्लुवर तमिल के संत कवि थे। अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर तिरुवल्लुवर कविता करते। यानी कि तिरुवल्लुवर कौन थे? तमिल के कवि थे, संत। उनका जीवन काफ़ी व्यस्त था, लेकिन उसमें से भी थोड़ा समय निकाल लेते थे। किसके लिए? कविताएं करने के लिए। जीवन के अनुभवों पर आधारित उन्होंने 1300 कुरल रचे और उनके जीवन पर आधारित उनके कितने कुरल रचे? 1300। कुरल का अर्थ ही छोटो और ये दो पंक्तियों में सिमटा छंद होता है। कुरल का मतलब क्या होता है? कुरल का मतलब होता है छोटा या फिर दो पंक्तियों में सिमटा हुआ छंद। तिरुकल्लुवर नामक ग्रंथ में इनके सभी कुरल संग्रहित हैं। इनके सारे कुरल हमें कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे तिरुकल्लुवर में, जो 3 भागों में बटा हुआ है। सद्गुण, संपन्नता तथा प्रेम। कितने भागों में बटा है? 3। कौन से? सद्गुण, संपन्नता और प्रेम। परंतु तिरुवल्लुवर के कुरालों में सामाजिक कुरीतियों तथा मानव स्वभाव की अनेक दुर्बलताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। इनके काव्य में कोई उपदेशात्मक और किसी धार्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का भाव बिल्कुल भी नहीं है। ये सर्वत्र व्यवहारिकता और सहजता है जिसे हम लोग जीवन में सरलता से अपना सकते हैं। तिरुकरुल को तमिल भाषा में हम क्या कहते थे उन्हें वेद। क्वेश्चन है कि कुरल से तात्पर्य है, तो मैंने गद्यांश पढ़ा था, ऑप्शन बी से हो जाएगा 2 पंक्तियों का छंद। कुरल से तात्पर्य 2 पंक्तियों का छंद होता है। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि कुरल से तात्पर्य 2 पंक्तियों का छंद है। तिरुवल्लुवर जी ने जीवन के अनुभवों पर आधारित 1300 कुरल रचे। कुरल का अर्थ होता है छोटो और 2 पंक्तियों में सिमटा हुआ छंद होना। दूसरा है कि तिरुवल्लुवर ने कितनी कुरल की रचना की थी, तो उसने बताया था कि 1300। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तिरुवल्लुवर ने 1300 कुरलों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तिरुकल्लुर क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुराल का संग्रह ग्रंथ। जो तिरुकल्लुर है वो कुराल का एक संग्रह ग्रंथ है। हमने देखा भी था हमारी एक्सप्लेनेशंस में। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है, हमने गद्यांश में देखा भी था, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि तिरुकल्लुवर कुरल का संग्रह ग्रंथ है, जो कि 3 भागों में बटा है। किसमें? सद्गुण, संपन्नता और प्रेम में। नेक्स्ट है कि तिरुवल्लुवर के कुरल में किन विषयों को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज की कुरीतियां और मानव की दुर्बलताएं। एक्सप्लेनेशंस भी है कि तिरुवल्लुवर के कुरल में समाज की कुरीतियां और मानव की दुर्बलताओं को शामिल किया गया। तिरुवल्लुवर तमिल के संत कवि थे। अपने व्यस्त जीवन में समय निकालकर क्या करते थे? तिरुवल्लुवर की कविताएं क्या करते थे? नेक्स्ट है कि तिरुकल्लुवर में क्या शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धार्मिक दृष्टिकोण शामिल नहीं था, जबकि समाज की कुरीतियां, मानव की दुर्बलताएं, लोक जीवन, ये तीनों चीज़ें शामिल थी। हमने पूरा गद्यांश पढ़ा था तब हमने ये जाना था। नेक्स्ट है कि तिरुवल्लुवर की कविता का विषय और उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुरीतियों को दूर रखना। जो तिरुवल्लुवर की कविता यानी पोएम्स और विषय और उद्देश्य था वो क्या था कि जो कुरीतियां होती हैं उनको दूर रखना। एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि तिरुवल्लुवर की कविता का विषय और उद्देश्य कुरीतियों को दूर करना था। कुरलों में समाज की कुरीतियों तथा मानव स्वभाव की कई सारी दुर्बलताओं का वर्णन मिलता है। इनके काव्य में कोई उपदेशात्मक और किसी धार्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का भाव बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है कि तिरुकल्लुवर को तमिल भाषा में क्या कहते हैं? तो वेद कहा था, मैंने पढ़ा था गद्यांश में, लास्ट में दिया गया था कि तिरुकल्लुवर को तमिल भाषा में हम वेद कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तिरुकरुल को तमिल भाषा में वेद कहा जाता है। इस ग्रंथ के रचनाकार तिरुवल्लुवर थे। कि तिरुवल्लुवर की कविता की विशेषता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहारिकता और सहजता। व्यवहारिकता और सहजता ये तिरुवल्लुवर की कविता की क्या है? विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन शब्दों में 2 प्रत्ययों का प्रयोग नहीं हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहजता। इसमें 2 प्रत्यय नहीं लगे, बाकी सभी में लगे हैं। ठीक है, जैसे कि व्यवहारिकता में भी लगे हैं, सामाजिकता में लगे हैं,
उपदेशात्मकता में भी लगे हैं, लेकिन सहजता में इसमें दो प्रत्ययों का प्रयोग नहीं होता। प्रत्यय वे होते हैं जो कि लास्ट में प्रयोग किए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन से कि सहजता शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग नहीं हुआ है। सहज मूल शब्द है और ता प्रत्यय लगा है। सहज प्रस्ताव बराबर सहजता एक ही प्रत्यय लगा है। व्यावहारिकता में व्यवहार मूल शब्द है। इक और ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। व्यवहार प्लस इक प्लस ता। उपदेशात्मकता में उपदेश मूल शब्द है। आत्मक और ता का प्रयोग हुआ है। उपदेश प्लस आत्माक प्लस ता बराबर उपदेशात्मकता। ठीक है। और जो सामाजिकता है इसमें भी समाज मूल शब्द है। इसमें एक और ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें दो प्रत्यय हुए हैं, लेकिन सहज प्रस्ताव बराबर सहजता इसमें सिर्फ एक प्रत्यय लगा है। व्यावहारिकता में व्यवहार प्लस एक प्लस ता है व्यवहारिकता। उपदेशात्मकता में उपदेश आत्मक प्लस ता है। सामाजिकता में समाज एक और ता है। ये भी याद रखना। अगर एक अलग से आपसे पूछ ले तो आप इसका संधि विच्छेद तो आप अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट है कि एक काव्यांश दिया गया, इसको पढ़ना है, फिर आंसर देने हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली लिपटी, जिसमें रवि की किरणें चांदी सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। तो हमसे ये हमारी कविता थी और पूछा है कि कविता में मुख्यतः किसका वर्णन किया गया है। इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। खेतों में तो हरियाली फैली थी, तो कविता में मुख्य रूप से खेतों का वर्णन किया गया था। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि कविता में मुख्यतः खेतों का वर्णन है। ग्राम श्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक जो सुषमा है और समृद्धि है उसका मनोहारी ढंग से वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहराती फसलें कितनी सुंदर लगती हैं। फल फूलों से लदी पेड़ की डालियां और गंगा की सुंदर रीति बहुत ज़्यादा कवि को रोमांचित करती है। और कवि क्या हर किसी को वो इतना रोमांचित करेगी, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है कि हरित रुधिर का प्रयोग किस में किया गया है। सही आंसर इसमें ऑप्शन सी अपरिपक्व फसल के लिए। ऐसी फसल जो अपरिपक्व है उसके लिए हरित रुधिर। अपरिपक्व मतलब होता है जो भी पकी ना हो तो वो हरी हरी होती है ना, तो उसे हरित रुधिर का प्रयोग यानी हरा खून कहा गया है। पक जाती है ना तो वो फिर अलग से लगने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले कह रहा है कि हरित रुधिर का प्रयोग अपरिपक्व फसल के लिए किया गया क्योंकि हरे तिनकों में हरियाली इस प्रकार समाई है जैसे कि नसों में बहता हुआ खून। जैसे कि हमारे नसों में बहता हुआ खून नहीं होता है, उसी तरह से जो हमारी फसलें उनमें हरियाली समाई हुई है हरे हरे तिनकों में, तो उसे हरी रुधिर हमने कहा है हरा हरा खून। नेक्स्ट है कि आकाश कैसा हो जाएगा। ऑप्शन है साफ और नीला। आकाश कैसा है तो आकाश साफ है और नीला है। एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि काव्यांश के अनुसार आकाश साफ और नीला है। फसलों की हरितिमा से संवाली हुई धरती के ऊपर विशाल आकाश, कभी ना धूमिल पड़ने वाला नीला आकाश, फलक मानो नीचे झुककर धरती को क्या करना ले जाता है, छू लेना। नेक्स्ट है कि सूरज की किरणों से जाली कैसे बन रही है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि फसलों में से रोशनी छन रही हो। सूरज की जो किरणें होती है उनमें जाली ऐसे बनती है जैसे कि फसलों में से क्या हो रही हो, रोशनी जो होती है वो क्या हो रही हो, छन रही हो। ठीक है। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि सूरज की किरणों से जाली फसलों में से रोशनी छन रही है। फसलों की मखमली कोमल हरियाली खेतों में दूर दूर तक कैसी हुई है, बहुत दूर दूर तक फैली है। सूरज की किरणें उसे ऐसे लिपटी हैं जैसे कि हरियाली पर चांद की उजली जालें कैसे कर दी गई हो, लपेट दी गई हो। नेक्स्ट है कि मखमल सी कोमल में कौन सा अलंकार है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपमा। ठीक है। मखमल सी कोमल, कोमल कैसी, मखमल के जैसी, तो जहाँ पे सा सी जैसे होता है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अलंकार क्या होता है, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति वस्तु से तुलना की जाती है वह उपमा अलंकार होता है। जैसे मखमल सी कोमल, कोमल कैसी है, मखमल सी है। चांद सी रोशनी, ठीक है, रोशनी कैसी है, चांद सी है। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहता आरोप हो। रूपक जहाँ उपमेय उपमान की संभावना की जाए उत्प्रेक्षा, जैसे कि जानो मानो शब्दों का प्रयोग होता है। और यमक अलंकार क्या होता है, दो वर्ड एक जैसे होते हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि कनक कनक ते सोगुनी, मात कता अधिका, ये खाए बो रहा है, जग ये पाए बो रहा है। ठीक है। इसमें कनक कनक अलग अलग एक जैसे वर्ड हैं लेकिन अलग अलग उसके अर्थ हैं, इसीलिए यहाँ पर अलंकार था।
तो हमारे सही आंसर था कि मखमल से कोमल में उपमा अलंकार है। किसी भी वस्तु कि उसकी किसी विशेष गुण क्रिया स्वभाव की समानता के आधार पर अन्य वस्तुओं से समानता स्थापित की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट है कि नव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसार नहीं है। नभ, अंबर, गगन, आकाश, आसमान ये सभी होते हैं हमारे स्काई के पर्यायवाची आसमान के, लेकिन संसार, जगत, विश्व ये सब वर्ल्ड के पर्यायवाची होते हैं। एक्सप्लेनेशंस भी है कि नभ का पर्यायवाची है गगन, आसमान, आकाश, नभ, अंबर, अब्र इत्यादि, जबकि संसार वर्ल्ड के हैं विश्व, जगत, जग, दुनिया, लोक, जहाज, जग इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली तरीके से व्याकरण पढ़ाने के संदर्भ में सही नहीं है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नियमों को याद करके अभ्यास ड्रिल के द्वारा व्याकरण सिखाना। ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि नियमों को याद कर लें फिर व्याकरण सिखाएं। ठीक है, ये वाला बिल्कुल गलत है और हमसे गलत ही पूछा था, यानी सही नहीं है, यानी कि गलत ही पूछा था। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि नियमों को याद करके अभ्यास यानी कि ड्रिल के द्वारा व्याकरण सिखाना गलत होता है। उचित संप्रेषण द्वारा नियम संप्रेषित करना, व्याकरण में संदर्भ में व्याकरण को प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, वास्तविक जीवन से जुड़े संप्रेषण के द्वारा अभ्यास के लिए नियम बताना, ये सब बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है कि जब हम किसी विशिष्ट सूचना के लिए पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो हमें क्या कहलाता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बारीकी से पठन। ठीक है, जब हम कोई विशिष्ट सूचना होती है उसके लिए पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो वह बारीकी से पठन कहलाता है। ऊपर ऊपर से पढ़ना सरसरी तौर पर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक्सप्लेनेशन है कि जब किसी विशिष्ट सूचना के लिए पाठ्य सामग्री पढ़ेंगे तो वह बारीकी से पठन कहलाएगा। नेक्स्ट है कि मुख्यतः हम मातृभाषा कैसे अर्जित करते हैं। ऑप्शन सी से सुनकर। मुख्यतः हम अपनी मदर लैंग्वेज जो है उसे सुनकर, मदर टंग जो है उसे सुनकर अर्जित करते हैं। घर में माता पिता बोलते हैं, दादा बाबा दादी बोलते हैं, भाई बहन बोलते हैं तो हम भी सीख जाते हैं, हमें उसको स्पेशली लर्न नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मातृभाषा मुख्यतः हम सुनकर अर्जित करते हैं। मातृभाषा क्या होती है। भाषा का वह रूप जिसे हम सबसे पहले परिवार में रहकर सीखते हैं वह हमारी मातृभाषा कहलाती है, यानी कि वे जो हम बिना किसी इफेक्ट के यूं ही घर में आपस में खेल खेल कर सीख जाते हैं तो वो मातृभाषा होती है। नेक्स्ट है कि व्याकरण सीखने का कौन सा उपागम इस सिद्धांत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा सीखना नियमों को सीखने से संबंधित है। तो जहाँ पे नियम आ गए वहाँ पे निगमनात्मक होगी, यानी कि पहला नियम होंगे फिर सिखाया जाएगा तो वहाँ पे निगमनात्मक है। पहले सिखाया जाए बाद में नियम रटाया जाए तो वो आगमनात्मक होगा। तो पहले नियमों को सीखने से संबंधित निगमनात्मक होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि व्याकरण सिखाने का निगमनात्मक उपागमी सिद्धांत के लिए बताता है कि नियमों को सीखने से संबंधित है। ठीक है, इस पर क्या किया जाता है कि सबसे पहले नियम बताए जाते हैं या सूत्र वगैरह, फिर उस उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है, इसे हम निगमन कहते हैं। जबकि आगमन में पहले उदाहरण दिए जाते हैं बाद में नियम बताए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई अध्यापक अपने शिक्षार्थियों के कम अंक आने के कारणों का पता किस प्रकार लगाएगा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। अगर कोई अध्यापक है वो अपने विद्यार्थियों में कम अंक क्यों आ रहे हैं उसका पता लगाना चाहता है तो निदानात्मक परीक्षण अपनाएगा, जानेगा कि आखिरकार उसके बच्चे में क्यों उसके कम नंबर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका लेखन लिखने के लिए यानी कि लेखन सिखाने के लिए समाचार पत्र की एक रिपोर्ट का उपयोग करती है तो इस प्रकार की सामग्री को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन सी प्रामाणिक सामग्री। देखा है कि लेखन सिखाने के लिए समाचार पत्र प्रयोग करिए तो प्रमाण यूज कर लिए प्रामाणिक। अकादमिक अगर स्कूल से रिलेटेड होता, प्राकृतिक अगर प्रकृति से होता, बाहरी से रिलेटेड होता। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ कर रही है समाचार पत्र का यूज, लेखन सीखना है तो वो प्रामाणिक सामग्री का यूज कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर शैली यानी कि जो लहजा होता है वो किस में भिन्नता दर्शाता है। से आंसर हो जाएगा स्तर यानी कि पिच में। ठीक है, स्तर यानी कि पिच में भिन्नता दर्शाता है। होता क्या है जरा देख लो। स्वर शैली लहजा पिच में भिन्नता दर्शाता है।
इसके अंतर्गत बोलने में आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है, यानी कि स्वर शैली होती है। इसमें जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, आवाज़ में उतार चढ़ाव होता है, कभी ज़्यादा बड़ी होती है, कभी छोटी होती है, यानी कि जब महीन तभी मोटी होती है, उतार चढ़ाव होता रहता है, एक सी नहीं होती। ये बोलते समय उच्चारण के अर्थ में बदलाव भी आता है, श्रोता के अर्थ का एक विचार ये हमें देता है। नेक्स्ट है कि कक्षा में मातृभाषा का इस्तेमाल करना किस विधि की चारित्रिक विशेषता? ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि। क्लासरूम में मातृभाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो एक प्रत्यक्ष विधि की विशेषता होती है। ठीक है, होता क्या जरा देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन से है कि कक्षा में मातृभाषा का इस्तेमाल न करना प्रत्यक्ष विधि की चारित्रिक विशेषता है। प्रत्यक्ष विधि में जो वस्तुएं होती हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाना होता है, और सुगम पद्धति व जो प्राकृतिक विधि है उसे हम कहते हैं। इसमें ये कि अधिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर बच्चा एक से अधिक भाषा को जानेगा तो मतलब टीचर एक से अधिक भाषा को जानेंगी तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि कक्षा में मातृभाषा का इस्तेमाल न करना प्रत्यक्ष विधि की चारित्रिक विशेषताएं हैं, यानी कि क्लासरूम में जो मदर लैंग्वेज है उसका उपयोग ना करें, ये प्रत्यक्ष विधि की है। प्रत्यक्ष विधि में वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में दिखाना होता है। इस विधि में सुगम पद्धति अथवा प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। द्विभाषिकता में ही क्या है, अधिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। द्विभाषिकता क्या होती है, इसमें एक या फिर एक से अधिक भाषा का ज्ञान होगा तो नाम से ही पता चलता है वो द्विभाषिकता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निदानात्मक परीक्षण किन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सही आंसर इसमें से हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचारात्मक योजना बनाने की दृष्टि से विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कमियां ढूंढने के लिए। हम निदानात्मक परीक्षण के लिए प्रयोग करते हैं जब हमें बच्चों की में जो थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, थोड़ी कमियां होती है, शॉर्टकमिंग्स होती है, उनको सर्च करना होता है, उनको ढूंढना होता है। ठीक है, तब हम निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि उपचारात्मक परीक्षण बनाने की दृष्टि से विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कमियां ढूंढने के लिए निदानात्मक परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब हम उपचारात्मक योजना बनाने की देते हैं तब हम बच्चों के अंदर कुछ कमियां ढूंढते हैं, इसके लिए निदानात्मक परीक्षण प्रयोग करते हैं। ये इस तरह का परीक्षण होता है जिसके माध्यम से जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके संप्राप्ति में पाए जाने वाले जो दोष और कमी है उनका क्या हो सकता है, हमें सम्यक ज्ञान होता है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो नहीं पूछा है तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी। मूल्यांकन शिक्षार्थी को उसके मजबूत पक्ष और कमियों के बारे में प्रतिपुष्टि देने के लिए होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा था, जबकि मूल्यांकन मापन की अधिक सारगार्भिक सामग्री है। बिल्कुल सही है। मूल्यांकन मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। बिल्कुल सही, हमने देखा था मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। मूल्यांकन कुल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मापन से संबंधित है। ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये वाली बात गलत है और गलत ही हमसे पूछी थी, इसलिए सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन से कि मूल्यांकन शिक्षार्थी को उसके जो मजबूत पक्ष और जो कमियां होती हैं उनके बारे में प्रतिपुष्टि देने के लिए होता है। ये बात बिल्कुल भी गलत है, बाकी सारी बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण के रचनावादी उपागम में अध्यापक से क्या अपेक्षा की जाती है? यानी कि जब भाषा शिक्षण होता है उसका जो रचनावादी उपागम है उससे टीचर से क्या अपेक्षा की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में अपने अनुभवों का प्रयोग करने में मदद करना। क्या किया जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ज्ञान के निर्माण में अपने एक्सपीरियंस का प्रयोग करने में हेल्प करना ही ये हमारी अपेक्षा की जाती है टीचर से। और एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि भाषा शिक्षण के रचनावादी उपागम में जो टीचर्स होते हैं उनसे शिक्षार्थियों के ज्ञान के निर्माण में अपने अनुभव का प्रयोग करने में मदद करने की अपेक्षा की जाती है। सीखने के लिए रचनावादी उपागम से हमें ये पता चलता है कि बालक सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। बालक कैसे अपने ज्ञान का निर्माण करता है? सक्रिय रूप से। और वह वास्तविक शिक्षार्थी के अनुभवों से कैसी होती है? निर्धारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व पठन से जुड़े कार्य किस लिए होते हैं? यानी कि पठन से पूर्व यानी पूर्व पठन से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं वो किस लिए होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य बिंदु को प्रस्तुत करने और शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, पूर्व पठन से जुड़े कार्य किस लिए होते हैं, हमसे ये पूछा। तो पूर्व पठन से कार्य इसलिए होते हैं जो मुख्य बिंदु होते हैं उनको प्रस्तुत किया जा सके और जो शिक्षार्थी हैं उनको प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि पूर्व पठन से जुड़े कार्य मुख्य बिंदु को प्रस्तुत करने के लिए और शिक्षार्थी को प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं। ये विशिष्ट रूप से उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं जिनके घर की भाषा स्कूल की भाषा से कैसी होती है, अलग होती है, यानी कि घर में अलग बोली जाती है और स्कूल में अलग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके आधार पर संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया कहलाएगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिपुष्टि। ठीक है, किसके आधार पर संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया कहलाएगी, तो प्रतिपुष्टि के आधार पर संप्रेषण कैसी प्रक्रिया कहलाएगी, चक्रीय प्रक्रिया। ठीक है, प्रतिपुष्टि से आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि प्रतिपुष्टि के आधार पर संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया कहलाएगी जब प्राप्तकर्ता संदेश को अच्छी तरह से जान लेता है तब वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस प्रतिक्रिया का स्वरूप प्रतिकूल या फिर अनुकूल हो सकता है। होता क्या है कि जब जो प्राप्तकर्ता होता है जो संदेश को अच्छी तरह से जान लेगा तो वो एक प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा और वही प्रतिकूल या फिर अनुकूल हो सकती है, कैसी भी हो सकती है प्रतिक्रिया। उस प्रतिक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, प्रतिपुष्टि कहते हैं। ठीक है, प्रेषक का अर्थ भेजने वाला होता है, संदेश का मतलब समाचार और खबर, सूचना, माध्यम इत्यादि होता है। प्रतिपुष्टि क्या होती है, जब संदेश प्राप्त करने वाला अपने माध्यम से जो होता है उसके अनुसार प्रतिक्रिया देता है, अनुकूल या प्रतिकूल। ठीक है, उस प्रतिक्रिया को ही हम प्रतिपुष्टि कहते हैं, याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञा समझाने के लिए एक अध्यापिका पहले उदाहरण देती है और उसके बाद परिभाषा बताती है, वे विधि क्या कहलाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार बता चुके हैं। देखो, विधि दो होती है, एक आगमनात्मक, एक निगमनात्मक। आगमनात्मक विधि में जो होता है उदाहरण दिया जाता है पहले, नियम बताए जाते हैं बाद में। निगमनात्मक विधि में नियम बताए जाते हैं पहले, उदाहरण दिए जाते हैं बाद में। मैंने आपको समझाया था, ना से नियम होता है ना से निगमनात्मक होता है। ठीक है, अब हमसे कह रहा था कि संज्ञा समझाने के लिए पहले उदाहरण दे रही है, उसके बाद परिभाषा। पहले उदाहरण आ जाए आगमनात्मक, अगर पहले जो होता है एग्जाम्पल आ जाए तो निगमनात्मक होता है। ठीक है, इजी है, तो यहाँ पे आगमनात्मक विधि होगी। एक्सप्लेनेशन भी है कि आगमन विधि में पहले उदाहरण बताए जाते हैं, फिर क्या किया जाता है, उसकी परिभाषा दी जाती है। जैसे कि उदाहरण है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। ठीक है, निगमनात्मक विधि में परिभाषा के बाद हम उदाहरण देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक अध्यापक भाषा पढ़ने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पाठों का उपयोग करता है, यह उपागम क्या कहलाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, भाषा समुच्चय पाठ्यक्रम में। ठीक है, जब हमारा जो अध्यापक है वो भाषा पढ़ाने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पाठों का उपयोग करता है, ये उपागम भाषा समुच्चय पाठ्यक्रम उपागम कहलाता है। समग्र भाषा पद्धति जो होती है वो बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर क्या देती है, बल देती है। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक